एक रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। ठीक है। यस मैम। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स में। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, और हम जो भी लिखेंगे सबको लिख लेंगे कॉपी में। अगर हम कुछ बोलेंगे मत लिखो तो ये नहीं लिखना, अदरवाइज सारा चीज लिख लेंगे। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है? देखो, मेजर करने का मतलब है हम लोग किसी चीज को मतलब मापना चाह रहे हैं ना। तो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब डेटा। डेटा जो है उसका टेंडेंसी हमेशा सेंटर की तरफ क्लस्टर होना होता है। ठीक है, मतलब कैसे? जैसे कि मान लो कोई भी एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, जैसे कि मान लो कि एक क्लास में, एक मान लो 10th का क्लासरूम में हम लोग गए। ठीक है, और वहां मान लो 100 स्टूडेंट बैठे हैं। अगर उन स्टूडेंट का हाइट, जो कि सेंटीमीटर में हम लोग मेजर कर सकते हैं, वेट जो कि हम लोग केजी में मेजर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ और भी। ठीक है, तो ये मैंने हाइट और वेट लिया है। तो अगर हम लोग हाइट और वेट मेजर करेंगे तो हमें ओवरऑल जब सारा मेजरमेंट कंप्लीट हो जाएगा 100 स्टूडेंट का, तो देखोगे कि बहुत मोटा स्टूडेंट भी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा हेवी वेट। ठीक है, मोटा बोलने से लोगों को बुरा लगता है। ठीक है, तो हेवी वेट, तो हेवी वेट वाला मतलब स्टूडेंट भी कम दिखेगा, और एकदम दुबला पतला स्टूडेंट भी कम दिखेगा। ठीक है, सब एवरेज मतलब नॉर्मली, ना बहुत ज्यादा मोटा ना बहुत ज्यादा पतला, ऐसे स्टूडेंट ही हमें ज्यादा दिखेंगे। और हाइट के केस में भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत हाइट वाला कोई है। ठीक है, बहुत हाइट वाला अगर हमारे सामने से जाता है ना, तो हम लोग बोलते हैं देखो कितना लंबा है। ठीक है, और अगर बाई चांस कोई ज्यादा ही शॉर्ट हाइट हो तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, वो जो शॉर्ट हाइट है। मतलब एक्चुअली ये हैबिट होता है इंसान का बोलने का। अब इसमें देखो अच्छा खराब, वो जिसका देखो हाइट शॉर्ट है उसको लगता है मेरा हाइट थोड़ा हो तो अच्छा। ठीक है, जैसे कोई ज्यादा ओवर वेट है तो उसको लगता है हम क्यों ओवर वेट है। ठीक है, कोई ज्यादा पतला है, तो ये सब नहीं बोल रहे। ठीक है, ये सब पे मत जाओ कि ऐसा बोलना सही है गलत है, वो अलग बात है। लेकिन हम जस्ट एक नॉर्मल बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग रास्ते में भी अगर देखो बहुत सारे लोग जा रहे आ रहे, अगर देखोगे ना तो बहुत हाइट वाला या बहुत कम हाइट वाला, बहुत ओवर वेट या फिर बहुत ही पतला इंसान हमें कम दिखेगा। जो भी दिखेगा हमें ऐसे लोग ज्यादा दिखेंगे जो ना तो ज्यादा लंबे हैं, ना तो ज्यादा जो है शॉर्ट हाइट है, ना तो ज्यादा मोटे हैं, ना तो ज्यादा पतले हैं। ठीक है, तो वो जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डेटा हमारा सेंटर। अब ये सेंटर की वजह से मान लो कि अगर हम लोग हाइट मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लो कि 150 जो है वो मिनिमम हाइट हो जाएगा। ठीक है, 150 सेंटीमीटर जो है वो मिनिमम हाइट हो जाएगा, और किसी का हाइट अगर 170 सेंटीमीटर है तो वो मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। तो मैंने ये जैसे प्लॉटिंग होता है ना, मतलब ग्राफ पेपर में, तो वैसे मैंने यहाँ पर दी 150, इसके बाद मान लो 160 और 170, ऐसे 10 के गैप में मान लो मैंने यहाँ पर ऐसे करके डेटा जो है लगाया। ठीक है, अब अगर स्टूडेंट लोगों को देखोगे तो देखोगे कि ये 150 हाइट का स्टूडेंट बहुत ज्यादा नहीं है, और 170 हाइट वाला स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जो प्लॉटिंग है ना हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस जगह पे जैसे कि 155 160 इस तरीके से। तो हम लोग जब इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे ना, तो हमारा ये ग्राफ कुछ ऐसे बेल शेप्ड में देखने को मिलेगा हमें। मेरा फ्री हैंड में उतना अच्छा तो ड्रॉ नहीं होगा, जस्ट हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। बेल बेल शेप्ड में दिखेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग ना, ये देखो मतलब यहाँ पर भी कम, ये कम है बोल के ये नीचे के तरफ है लाइन। ठीक है, और ये देखो धीरे 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 बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो एवरेज वाला वैल्यू है ना, वो सबसे ज्यादा हमें दिखेगा, जो कि है 160। अब ये एवरेज कैसे हुआ? क्योंकि देखो एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है मेनली सेंट्रल वैल्यू। जैसे तुम लोग भी, जैसे मान लो तुम लोग का जो 10th का रिजल्ट, जैसे 10th हो गया 12th हो गया जो भी हो गया, ठीक है, तो रिजल्ट को जब
परसेंटेज में डिफाइन करते हो। जैसे मैंने पूछा कि तुम्हें 10th में कितना मिला, मान लो किसी ने बोला मुझे 90% मिला, कि एग्जाम्पल बोल रहे हैं, तो क्या जरूरी है उसको सारे सब्जेक्ट में 90% का मतलब क्या, 90/100? लेकिन एग्जाम तो 100 का नहीं होता, एग्जाम कितने का होता है मुझे अभी याद नहीं, हमारे टाइम तो जो है कितने का होता था, 700 का होता था, ठीक है हमारे 700 है, 700 ही है। एखनो 700। अच्छा, तो देखो इसमें जैसे मान लो तुम लोगों ने बोला कि हम मुझे 90% मिला, तो तुम लोगों को क्या हर एक सब्जेक्ट में आउट ऑफ 90 100, सॉरी आउट ऑफ 100 90 मिला है, ऐसा जरूरी है? हाँ मैम। नहीं। या फिर मान लो मिला 92.25%, इस तरीके से। तो ये तुम लोग कैलकुलेट कैसे करते हो, बता सकते हो? ये जो परसेंटेज है तुम लोग कैसे कैलकुलेट करते हो? সব সব ইয়েগুলো সব মার্কস গুলো টোটাল করে যটা সাবজেক্ট থাকে সেটা দিয়ে ভাগ हाँ, করলে পরে। जैसे मान लो लैंग्वेज वाला जो सब्जेक्ट, जैसे किसी का हिंदी अगर है तो ठीक है, तो हम बता रहे, मेरा जो था, क्योंकि मैंने तो बंगाल मीडियम में पढ़ाई लिखाई किया है, तो देखो बंगाली होता है, इंग्लिश, मतलब हमारे टाइम जो था लाइफ साइंस होता है, ठीक है, और क्या था भूल गए सारा चीज, हिस्ट्री होता है, जियोग्राफी होता है, हम 10th का बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो है और क्या था, 1 2 3 4 5, और क्या था, बांग्ला, अंग्रेजी, भूगोल। मैथ्स। हाँ मैथ्स, देखो मैथ्स ही भूल गए। 3 4 5 6, हाँ, और एक शायद एडिशनल सब्जेक्ट या बंगाली का 2 पेपर था, ऐसा कुछ था हमारे टाइम पे, अभी याद नहीं आ रहा है, पहले का बात हो गया इतना। तो जो भी, कंप्यूटर। कंप्यूटर किसी का है तो होता है, हाँ ठीक है। तो देखो ये 7 सब्जेक्ट लगा दिया, डिवाइडेड बाय तुम लोग क्या करते हो, 7, ठीक है, इनटू क्या करते हो, 100, तब जाके 100। परसेंटेज जो आता है वो। तो इससे इससे क्या हुआ, पूरे ग्रुप का, ग्रुप मतलब ये पूरे सब्जेक्ट को, जैसे हम लोग अगर बोल रहे हैं मुझे मिला 82%, ठीक है, तो 82% जो है ये मेरे पूरे रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इंडिविजुअल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल वैल्यू। अब किसी को मतलब किसी सब्जेक्ट में हो सकता है मुझे मोर देन 82 मिला है, किसी सब्जेक्ट में हो सकता है मुझे लेस देन 82 मिला है, ठीक है, लेकिन एवरेज करके ये आया। तो ये जो परसेंटेज है ना, ये मेरे पूरे रिजल्ट को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए केपेबल है। तो एक्चुअली एवरेज वैल्यू मतलब वही होता है कि हमारे पूरे डेटा को एक सिंगल वैल्यू जो रिप्रेजेंट कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज। तो एक्चुअली एवरेज का मतलब होता है इट प्रेजेंट्स द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन और डेटा, ठीक है, ये पूरे ऑब्जर्वेशन या डेटा को रिप्रेजेंट कर देता है। जैसे मार्क्स में वो तुम लोग का पूरा ऑब्जर्वेशन है कि इस सब्जेक्ट में इतना इतना इतना, या फिर ये पूरा कलेक्शन ऑफ डेटा है। तो अगर तुम लोग को रिजल्ट बताना है कि एक एक सब्जेक्ट का बताओगे, 7 सब्जेक्ट का नहीं, ठीक है, तो बता देते हो इतना मिला है, तो वो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, सामने वाला ये समझ लेगा, अच्छा तो ओवरऑल ये मिला है। लेकिन वो कभी ये नहीं बोलेगा कि हर एक सब्जेक्ट में इसका मतलब इतना मिला है, ये वो नहीं सोच सकता, अगर वो सोच रहा है तो गलत सोच रहा है, ठीक है। बट वो एक सिंगल वैल्यू जो हमारे पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए केपेबल है। सेम तरीके से अगर वेट मेजर करोगे, मान लो 10th का बच्चा, किसी का अगर 30 kg वेट है तो वो अंडर वेट ही हुआ, ठीक है, क्योंकि 10th के बच्चे के एज के हिसाब से इतना कम वेट नहीं होना चाहिए। या फिर मान लो किसी का वेट है 90 kg, तो वो तो ओवर वेट हो गया ना, इतना छोटा जो है बच्चा, उसका वेट थोड़ा ना 90 kg होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, तो मान लो ये दोनों के मिडिल का हम ले ले रहे हैं, मान लो 60 kg मैंने एवरेज ले लिया, ठीक है, मतलब बॉय गर्ल सब मिला के, ठीक है, तो ये 60 kg एवरेज आ रहा है। तो ये देखो अगर किसी का 30 है तो उसे बोलेंगे भाई तुम अंडर वेट हो, और अगर 90 है तो भाई तुम ओवर वेट हो। तो अंडर वेट ओवर वेट इंसान हमें कम दिखेगा, या स्टूडेंट जो भी बोलो, हमें मैक्सिमम जो है वो मिडिल जो वैल्यू है वही वाला दिखेगा, ना तो कम ना तो ज्यादा, जो मिडिल वाला वैल्यू, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ही यही होता है कि डेटा जो है या ऑब्जर्वेशन जो है उसको हम लोग जब मेजर करेंगे ना, तो हमें दिखेगा कि डेटा हमारे सेंटर की तरफ ज्यादा क्लस्टर होता है, ये कम, ये वैल्यूज हमें कम दिखेगा। मतलब मीन और मैक्स वैल्यू, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू किसी भी चीज का कम होता है, जो एवरेज वैल्यू है वो ज्यादा होता है, ठीक है। अब इस एवरेज को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सबसे पॉपुलर जो एवरेज का मेजरमेंट है, जो अभी तुम लोगों ने किया अपने मार्क्स का, ठीक है, तो उसमें तुम लोगों ने कैसे करके एवरेज निकाला, सारे मतलब मार्क्स का टोटल किया, क्योंकि 7 ऑब्जर्वेशन था या मार्क्स था, मार्क्स का ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन था तो डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100 कर दिया, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं एरिथमेटिक मीन, जब हम लोग प्लस या माइनस करके यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि क्या क्या टूल्स होगा जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है वो हम लोगों ने समझा, उसको मेजर करेंगे किस तरीके से वो अब हम लोग देखते हैं। तो मेजर करने के लिए हमें काफी सारा टूल्स दिया गया है, जिसमें से एक तो तुम लोगों ने अभी मुझे बताया कि मार्क्स कैसे करके कैलकुलेट करते हो, वो जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन इसको ऐसे शॉर्ट में बोलेंगे एएन, ठीक है। इसके अलावा होता है मीडियन, फिर होता है मोड, फिर होता है जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो ये सब हम लोग को सीखना पड़ेगा, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करेंगे बाय यूजिंग एरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ठीक है। अब एरिथमेटिक मीन तो अभी मैंने तुम लोग को बताया, जो तुम लोगों ने अपना जो कैलकुलेशन किया मार्क्स का वो तुम लोगों ने एरिथमेटिक मीन फॉलो करके ही किया है, ठीक है। अच्छा, अब देखो एरिथमेटिक मीन में कैसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले लिखेंगे। आज हम लोग एरिथमेटिक मीन को ही अच्छे से समझेंगे। एरिथमेटिक मीन, ठीक है। ए, तो एरिथमेटिक ये जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है प्लस या माइनस, यानी प्लस या माइनस, इसे ऑपरेटर बोलते हैं एक्चुअली मैथ्स में, ठीक है। तो प्लस या माइनस ऑपरेशन, ठीक है। तो ये हम लोग प्लस या माइनस करके करते हैं। तुम लोग अगर सोचोगे कि माइनस कब कर सकते हैं, जब मान लो हम लोग किसी कंपनी का प्रॉफिट का एवरेज निकाल रहे हैं, तो अगर उसको किसी साल लॉस हुआ तो क्या वो माइनस में नहीं आएगा जब कैलकुलेट करोगे टोटल? मतलब जैसे तुम लोग का मार्क्स का तो कुछ नेगेटिव आएगा नहीं, तो उसमें माइनस कहाँ से आएगा, है ना। अब मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। हर एक मीन, मीन का मतलब ही एवरेज होता है। तो जो हम लोग एवरेज एवरेज कहते रहते हैं उसको ही स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। प्लस और माइनस इज arithmetic operation and mean means average. Arithmetic mean is sum of all observation divided by the number of, ये नंबर लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैंने लिखा है कि प्लस माइनस जो है ये एरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, और मीन का मतलब एवरेज होता है, जो मैंने यहाँ पर भी एरो डाल के लिखा है। तो अगर ये लिखा है तो ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। फिर बोल रहा है एरिथमेटिक मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जितने भी ऑब्जर्वेशंस रहते हैं उसको सम करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है जितने सारे ऑब्जर्वेशन है उससे, ठीक है। तो वही तो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में समझा कि किस तरीके से हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा हम लोगों ने, मार्क्स का एवरेज निकाला, तो वो ठीक इसी प्रोसेस से हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, एक चीज पहले लिखने से अच्छा होता है, ठीक है, बाद में लिखते चलो। अब लिखो अनक्लासिफाइड और डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन।
अनक्लासिफाइड और डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस। तो अगर मुझे ऐसे ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं जो कि अनक्लासिफाइड है या डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब है जब हमें कोई भी वैल्यू में रिपीटेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, सिंगल सिंगल वैल्यू मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनक्लासिफाइड या डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दिखाते हैं यहाँ पर, कहाँ मिलेगा मुझे, 14 ये वाला देखो, जैसे ये वाला एग्जाम्पल 14.1.1, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं एग्जाम्पल 14.1.1। ठीक है, तो देखो इसमें दिया है कि फॉलोइंग आर द डेली वेजेस इन रुपीज ऑफ ए सैंपल ऑफ 9 वर्कर्स। 9 वर्कर्स का वेजेस का सैंपल दिया, 58, 62, 48, 53, 70, 52, 60, 84, 75। देखो एक भी नंबर खुद को रिपीट नहीं कर रहा है, सारे सिंगल सिंगल वैल्यूज है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट। ठीक है, तो इसका मीन वेज निकालने के लिए बोला, मीन का मतलब एवरेज होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज लिख लो कि हम लोग एवरेज को कैसे करके यहाँ पर बताएंगे। देखो एवरेज को हम लोग ऐसे बताते हैं, एक्स बार। ठीक है, ये वाला लिख, यहाँ पर लिख देते हैं एक्स बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब अनक्लासिफाइड के केस में कैसे होगा, तो देखो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स बार का मतलब क्या हो जाएगा, सारे वेरिएबल्स या डेटा को हमें ऐड करना होगा, तो ऐड करेंगे x1 x2 x3 प्लस डॉट डॉट करके xn। ठीक है, मतलब ये क्या लिखा मैंने, x1 x2 x3, ये कुछ नहीं, एक जनरल फॉर्म में बताने का, जैसे कि x1 मतलब हम लोग इसको x1 बोलेंगे। देखो ये पहला ऑब्जर्वेशन, ये x1, ये दूसरा x2, ये तीसरा x3, ये वाला x4। ठीक है, x5 x6 x7 x8 x9। ठीक है, तो 9 ऑब्जर्वेशन है, तो क्योंकि हम लोग जो हमारे ऑब्जर्वेशन है उसको एक से डिनोट करते हैं, तो फिर ये x1 x2 डॉट डॉट करके xn तक जाएगा। अब n ही क्यों लिखा, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पर 9 ऑब्जर्वेशन है, तो डिवाइडेड बाय 9 होगा, तो 9 यानी लास्ट, तो डिवाइडेड बाय यहाँ पर n होगा, ये देखो इसी से डिवाइड होगा, जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि मान लो हम लोगों ने 10 20 और 30 का जो है एवरेज किया, तो x1 x2 x3 हो गया, तो डिवाइडेड बाय 3 होगा ना, ये देखो ये लास्ट वाला, तो ये अगर n है तो डिवाइडेड बाय n होगा। और n का मतलब स्टैटिस्टिक्स में हमेशा होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक एक मिनट, एक ठीक है, देखो तो एक्स का एन का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमेशा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा अब इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ये जो साइन है, ये जो ऊपर लिखा है ना, इसको बोलते हैं बार। ये मैंने एरो लगाया, ये एरो साइन का पार्ट नहीं है, ये बार बोला जाता है, ये एरो लगा के मैंने लिखा है, इसको बार बोला जाता है। ठीक है, और ये नीचे एन, और इसको ऐसे लिखेंगे समेशन ऑफ एक्स आई। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बोलते हैं या समेशन, इस साइन को हम लोग बोल सकते हैं सिग्मा या फिर समेशन। ठीक है, सिग्मा या फिर समेशन। अब आई क्यों लिखा, क्योंकि एक्स आई मतलब एक्स का वैल्यू कभी 1 हो सकता है, कभी 2, मतलब x1 x2 x3, तो ये आई मतलब आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो आई का वैल्यू 1 से शुरू होगा और खत्म कहाँ पर होगा, एन में। तो पीछे पीछे हम्म। अच्छा ठीक है, तुम लोग एक बार लिखो तो हम 5 मिनट में आते हैं, लिखो। हाँ, 5 मिनट।
ठीक है, देखो, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा या समेशन, और ये एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, अब आई जो है वो 1 से लेके एन तक बिलोंग करेगा। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन था ये 14.1.1, ये एग्जाम्पल से हम लोग ये वाला कर लेते हैं। तो देखो 14.1.1, इसमें हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है। देखो इसको हम लोग को बोला है मीन वेजेस, कुछ नहीं बोलेगा। देखो मीन का मतलब अब कौन सा मीन निकालोगे, ये भी तो हो सकता है कि अरिथमेटिक मीन निकाले, जियोमेट्रिक, हार्मोनिक या मीडियन या मोड, ये सब भी हमें एवरेज देता है। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मीन बोलने से ऑलवेज अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो इसका एवरेज निकालना है, तो निकाल के बताओ क्या होगा। हम ये आंसर यहाँ पर जो है हाइड कर दे रहे, बोलो क्या होगा, कैसे निकालोगे पहले बोलो। एक्स बार इक्वल टू क्या लिखोगे। क्या সব बोलो? সব সংখ্যাগুলো আর যোগ নাম্বারটা করবো, যোগ করবো তারপরে 9 দিয়ে ভাগ করবো। যতগুলো আছে সেটা हाँ দিয়ে ভাগ করবো। हाँ, 58, 62, 48, 53, 70, 52, 60, 84, 75 डिवाइडेड बाय 9। अब देख लो कितना है। ये सब रुपीस में है क्योंकि वेजेस है। ठीक है, तो मैम रुपीस लिख लो। 62.44। 62.44। तो वैसे टोटल कितना आ रहा था बता सकते थे, अब जगह है तो हम लिखेंगे, देख के लिख देते, नहीं यार यहाँ से देख के लिखते थे। 562 आ रहा है, 562 आ रहा है। ठीक है, ये रुपीस लिखा है, ₹562 डिवाइडेड बाय 9, तो 62.44 हो गया। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया जो भी हम लोग कर रहे हैं, यहाँ हाँ तक मैम। क्लियर। हाँ मैम। হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम लोग का डेटा, ये डिस्क्रीट डेटा था या फिर अनक्लासिफाइड, लेकिन अगर हम लोग का डेटा जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो, और उसमें दो तरीके का फ्रीक्वेंसी हो सकता है, सिंपल फ्रीक्वेंसी और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोग कैसे करके दिखाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ये बीच बीच में लिखते हैं, पूरा टेबल बना के भेजना। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला हमारे पास डेटा है, अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो भी हम थोड़ा बता देते हैं। इसमें दो तरीके का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। एक होता है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको शॉर्ट में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे होगा, जैसे कि हमें ऐसे बोल दिया, एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। हम अपना एक एग्जाम्पल ले ले रहे हैं यहाँ पर, 10, 10, 10, 14, 14, 16, 18, 18,
20, ये मैंने वैल्यू ले लिया, कोई भी चीज का, मान लो मार्क्स का लिया या जो भी चीज का लिया, और मैंने बोला कैलकुलेट एवरेज। ठीक है, कैलकुलेट एवरेज, तो कैसे करके निकालोगे? नॉर्मली अभी जो मैम सीखा। हाँ हाँ। मैम ফ্রিকোয়েন্সি লিখে দেন ফ্রিকোয়েন্সি গুলো যোগ করে দেন এ করতে হবে हाँ মানে हाँ। देखो नॉर्मली अगर तुम लोग लिखोगे, अगर किसी को कुछ भी नहीं पता तो ये तो कर ही सकते, सारे डेटा को लिख के ऐड कर दिया और डिवाइडेड बाय कितना कर दोगे? कितना सारा, 3 4 নটা ম্যাম। 9, ठीक है। कितना आ रहा है? 10 30 40 50 60 ম্যাম 14.44 এরকম। 3.44 इंटू 9 कर दो तो ये ऊपर का डेटा पता चल 130। 130, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या वेरिएशन कर सकते हैं, मतलब इसको ऐसे नहीं करके और किस तरीके से कर सकते हैं? तो देखो, अगर हम अपने डेटा को एक से रिप्रेजेंट करें, जो कि हमेशा डेटा को एक से ही रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे ये x1 था, x2 था, ठीक है, वैसे ही तो x के अंडर आता है x1 x2 x3, ठीक है। तो x में हम लिख देते हैं 10, ठीक है, और यहाँ बना लेते हैं f यानी फ्रीक्वेंसी। तो 10 कितना बार है? 10 कितना बार 3 है? বার। 3, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक डेटा अपने आप को जितना बार रिपीट करता है। 14 है उसके बाद, वो कितना बार है? ম্যাম 2 বার। 2 बार है, ठीक है। और 16 1 বার। और 18 2 বার। 20 1 বার। 1 टाइम, ठीक है। और इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो देखो, मेरा 130/9 ओवरऑल आना चाहिए, चाहे हम किसी भी मेथड से क्यों ना क्वेश्चन को करें, ठीक है। तो अब देखो, क्या इस चीज को, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे? इसके अलावा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे, 10 × 3, बोलो। ये जो 10 + 10 + 10 है, इसको 10 × 3। अच्छा, 14 को क्या लिख सकते थे? 14 × 2। 16 को क्या लिख सकते हैं? 16 × 1। 18 को क्या लिख सकते थे? 18 × 2। 18 और 20 × 1, और 1। डिवाइडेड बाय क्या लिख देते? 9। 9। तो देखो, ये 10 मतलब x, ये 14 मतलब भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x। हाँ, एक x1 है, एक x2 है, x3 है, x4 है, x5 है। उतना मैंने नहीं लिखा। और 3 2 1 2 1, ये सब क्या है? फ्रीक्वेंसी, হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग फ्रीक्वेंसी के साथ ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एफ इंटू হ্যাঁ ম্যাম। एक्स कर रहे हैं, या एक्स इंटू एफ, जो भी बोलो, ठीक है। तो क्यों कर रहे हैं, समझ में आया? इसका मतलब है कि मुझे सिर्फ 10 का एवरेज नहीं करना है, मेरे पास 10 एक सिंगल डेटा नहीं है, 10 3 टाइम्स है, तो 10 3 टाइम्स के साथ बाकी भी सारे डेटा को लेना है। तो 10 3 टाइम्स यानी मेरा यहाँ पर 30 आना चाहिए, यहाँ पर हो जाना चाहिए 28, यहाँ पर हो जाएगा 16, यहाँ पर हो गया 36, यहाँ पर हो जाएगा 20। ये देखो, 30 28 16 36 और 20 डिवाइडेड बाय 9। अब तुम लोग बोलोगे मेरा तो 9 डेटा है नहीं, 1 2 3 4 5, नहीं, ऐसा थोड़ी है। 9 डेटा है, ये तो 5 डेटा जो हमें दिख रहा है, ये ओरिजिनली 5 डेटा का एडिशन थोड़ी ना है। 10 3 टाइम्स है, तो 3 3 टाइम्स 10 है, 14 2 टाइम्स है, ऐसा करके टोटल ऑब्जर्वेशन मेरा 9 है, ठीक है। क्योंकि उसको मैंने अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पर वो 9 डेटा नहीं दिख के 1 2 3 4 5 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे फिर क्या करना चाहिए? मुझे ये 30 20 16 36 और 20 का एडिशन करना चाहिए, जिसका एडिशन 130 आएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे समेशन एफ ऑफ एक्स। समेशन का मतलब टोटल करना, बहुत से लोग इसे सिग्मा भी बोलते हैं, जो जो बोलते हो बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 130। अब डिवाइड किससे कर रहे हो? 9। 9 क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ से पता चलेगा? फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि 10 3 टाइम्स है, 14 2 टाइम्स है, तो 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ हो गया हम लोग का 9। तो अब अगर मुझे एक्स बार निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। तो आंसर आ जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि
14.44, जहां पर समेशन एफ का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया हम लोग का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे एवरेज निकालते हैं, लेकिन सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हम लोगों ने किया। ठीक है, तो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर लिख देते एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। बोलो, ये समझ में आ गया? हाँ मैम। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें? मैम ये सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है ना, ग्रुप का नहीं है ना? नहीं, सिंपल नहीं लिखा। अच्छा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देखो, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो, इसमें ना अलग अलग मेथड से किया जाता है, लाइक स्टेप डेविएशन मेथड होता है, और भी अलग मेथड होता है। तो हम एक मेथड से यहाँ पर दिखाते हैं। क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। ये रहा, ये हम लोग का ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लोग का यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स एम, बताएंगे ये क्या है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। ठीक है, इस तरीके से भी होगा, और अगर हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं तो भी होगा। अच्छा, ये एक होता है, और एक दूसरा होता है हम लोग का स्टेप डेविएशन मेथड से, तो वो भी लिख लो, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू सी। ठीक है, जहां पर ए का मतलब है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन। अच्छा, डी का मतलब है एक्स माइनस ए बाई सी। ठीक है, एक्स माइनस ए बाई सी। सी का मतलब है क्लास लेंथ, सी का मतलब है क्लास लेंथ, और एफ का मतलब है टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसमें और एक तरीके से भी किया जाता है, तो वो भी फॉर्मूला लिख देंगे। यहाँ फिलहाल मैंने दो मेन फॉर्मूला लिख दिया, क्योंकि तुम लोग का एमसीक्यू है, तो बहुत सारा अलग अलग फॉर्मूला सीखना हमारे लिए नेसेसरी नहीं है। हम लोग देखेंगे कि कितने शॉर्टकट में हम लोग जल्दी से कर सकते हैं, तो एक ही फॉर्मूले से हो जाएगा, ज्यादा फॉर्मूले का जरूरत नहीं, बट है तो हम बता देंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, अभी ये दो ही फॉर्मूला लिखना है, और हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं। कौन सा वाला करके देखेंगे, ये वाला करके देखेंगे। कंप्यूट द मीन वेट ऑफ ग्रुप ऑफ बीबीए स्टूडेंट्स ऑफ सेंट जेवियर्स कॉलेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें क्या करना है, मीन निकालना है। फिर से मीन बता दिया, मतलब कुछ नहीं बोला है तो अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो हमें एवरेज निकालना है 36 बीबीए स्टूडेंट का। अच्छा, 14.1.2। मैम एक बार फॉर्मूला दिखाएंगे? हाँ डन। अच्छा, अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है वेट इन केजी, तो वेट दिया हुआ है 44 से 48, 49 से 53, 44 से 48, 49 से 53, फिर 54 से कितना होगा, चार गैप बढ़ाने से 58, 59 से 63, उसके बाद 64 से 68 है, 69 से 73, 69 से 73। ठीक है, पहला बात है ये हम लोग का है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि देखो ग्रुप है डेटा में 44 से 48, ये ग्रुप होता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी है 345 7 9 8। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी लिख दिया, यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा गैप रखो, यहाँ दो कॉलम अलग बनाएंगे, 3 4 5 7 9 और 8। अच्छा, अब
मुझे अगर ये कैलकुलेट करना है, क्या हम इसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? देखो नॉर्मली फ्रीक्वेंसी रहने से हम लोग क्या करते थे, ऑब्जर्वेशन इनटू वो ऑब्जर्वेशन अपने आप को जितना बार रिपीट कर रहा है यानी उसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये 44 से जो 48 है, इसमें जो ऑब्जर्वेशंस है, ये इसमें 44 से 48 के बीच में ऐसे ऑब्जर्वेशंस है जो कि तीन ऑब्जर्वेशंस है, बेसिकली इसके अंदर तीन ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। लेकिन हम एक्स किसको माने, मतलब मुझे 44 लेना चाहिए, 45, 46, 47, 48, या फिर वेट है तो 44.123 कुछ भी आ सकता है, तो हम कौन सा डेटा ले, ये कंफ्यूजन है, क्योंकि 44 से लेके 48 तक बहुत सारा डेटा होता है, तो कौन सा डेटा मुझे 3 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए, कैसे समझेंगे कि कौन सा 46। हाँ, तो मुझे मिडिल वाला वैल्यू लेना चाहिए, ठीक है। ना तो मुझे ये 44 देखना है, ना 48, ना तो इसके बीच में कितना सारा वैल्यूज आएगा वो देखना है, मुझे इनके बीच का वैल्यू देखना है, बीच का वैल्यू यानी मिडिल वैल्यू। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, मीड वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे मीड वैल्यू। अब मीड वैल्यू कैसे निकलता है, तो ये जो बाउंड्री है, मतलब ये जो 44 और 48 है ना, ये ग्रुप है, इसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास, क्या बोलते हैं, लिमिट, ठीक है। और ये पूरा है, ये क्लास लिमिट है, ये भी क्लास लिमिट है, इधर वाले को बोलते हैं, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर क्लास लोअर क्लास लिमिट, लिमिट। और इसको क्या बोलते हैं, अपर। अपर क्लास लिमिट। जो बड़ा होता है अपर क्लास लिमिट, जो छोटा होता है लोअर क्लास लिमिट। क्लास लिमिट क्यों, क्योंकि ये लिमिट बना रहा है 44 से 48, ठीक है। अच्छा, और ये লোয়ার पूरे ক্লাস को, লিমিট প্লাস আপার ক্লাস লিমিট বাই 2 করলে हाँ চলে আসে। आ जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा और एक पॉइंट बताएंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी है ना, तो इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल भी बोलते हैं, जो ग्रुप है उसको क्लास इंटरवल भी बोला जाता है, तो ये नाम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग 44 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मीड वैल्यू निकालने का जो रूल्स है वो कुछ ऐसा होता है। मीड वैल्यू कैसे निकालते हैं, बोलो, अपर क्लास, প্লাস লোয়ার ক্লাস अपर লিমিট क्लास বাই बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। 2। लेकिन ये लिमिट है, बाउंड्री नहीं है, क्यों, क्योंकि क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री में फर्क होता है। क्लास बाउंड्री में क्या फर्क है, देखो ये 48 से 49, इसके बीच में एक गैप क्रिएट हो रहा है ना, तो ये कौन सा डेटा है, ओवरलैपिंग की नॉन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब अगर 10 टू 20, 20 टू 30 है, 30 टू 40 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग। ये देखो 20 में खत्म, 20 से शुरू, 30 में खत्म, 30 से शुरू, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। और जो ऐसा नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है। तो नॉन ओवरलैपिंग में क्लास लिमिट जो है और वो क्लास बाउंड्री के साथ बराबर नहीं होता है, तो हमें क्लास बाउंड्री बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे, तो कैसे करके बनाएंगे, क्लास बाउंड्री बनाने का रूल्स होता है कि 0.5 हम लोग क्या करते हैं, 0.5, ইয়ে লোয়ার ক্লাস লিমিট থেকে মাইনাস করব আর আপার ক্লাস লিমিটে প্লাস করব हाँ 0.5। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि लोअर क्लास लिमिट को जब हम लोग लोअर क्लास बाउंड्री बनाना चाहते हैं तो उसमें माइनस करते हैं d/2, और अपर क्लास लिमिट को जब हम लोग अपर क्लास बाउंड्री बनाना चाहते हैं तो उसमें ऐड करते हैं d/2, ठीक है। अब ये d क्या होता है, d होता है कोई भी क्लास का, ले लो लोअर क्लास लिमिट, ठीक है, और जस्ट उसके प्रिसीडिंग क्लास का अपर क्लास लिमिट, और जस्ट उसके प्रिसीडिंग क्लास का अपर क्लास लिमिट देना है। तो जैसे अपर क्लास लिमिट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देख लो, ये वाला मान लो हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इस क्लास का लोअर क्लास लिमिट कितना है, इस क्लास का लोअर क्लास 54। 54, और इसका जस्ट प्रिसीडिंग वाला ही लेना है, इसके आगे वाला नहीं ले सकते। जस्ट प्रिसीडिंग क्लास का जो अपर क्लास लिमिट है वो कितना है, 53, तो 1। तो नॉर्मली हमेशा 1 ही आता है, तो स्टूडेंट लोग ये प्रैक्टिस कर ही लेते हैं कि हम लोग 1/2 आएगा, d/2 हमेशा 1/2 आता है, कोई भी क्वेश्चन हो जाए तो 0.5 आता है, तो तुम लोग 0.5 ऐड और लेस करते हो, ये तुम लोग का जो है एक मतलब नॉर्मल हैबिट हो जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही होता है। तो 0.5, तो 44 जो है लोअर क्लास लिमिट, उसमें 0.5 को क्या करना है, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, ये होगा बाउंड्री, है ना। तो ये लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट, ये उल्टा लिख दिया।
बाउंड्रीज को बनाना होता है, ठीक है, लिमिट हमेशा गिवन होता है, तो लोअर क्लास लिमिट में d/2 लेस होगा, तो 44 में अगर 0.5 लेस होगा तो कितना आ जाएगा? 43.5। 43.5, और 48 में अगर ऐड होगा तो कितना आएगा? 48 पॉइंट। अब इसके बाद से क्या होगा? नॉर्मल यही चलता जाएगा, इधर इसको ट्रांसफर कर दो, क्योंकि 49 का 0.5 लेस करने से 48.5 ही आएगा, और ये तो 53.5 होगा। देखो हम तो ऐसे लिखते हैं, ये सब ऐड वाला पहले लिख लेते हैं ऐसे, 63.5, 68.5 और 73.5, और ये 53.5 इधर आ जाएगा, इसका स्टार्टिंग हो जाएगा, ये 58.5 हो जाएगा, ये 63.5 हो जाएगा, ये 68.5 हो जाएगा। ठीक है, अब मिड वैल्यू कैसे निकालोगे? अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2 करने से मिड वैल्यू आ जाएगा। तो 43.5 प्लस 48.5 डिवाइडेड बाय 2 करके बोलो कितना आ रहा है? 46। अब तुम लोग बोलोगे इसको करने का जरूरत क्या है, 46 तो वैसे भी आ रहा था। देखो एरिथमेटिक मीन में आता है, लेकिन जब तुम लोग मीडियन मोड में जाओगे ना तो नहीं आएगा, ये करना जरूरी होगा। तो अगर याद रख सकते हो तो जब एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने बोले तो क्लास बाउंड्री नहीं भी बना के करोगे तो आंसर आ जाएगा, बट तब आएगा अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर ये स्टेप डेविएशन वाला करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है, वो हम दिखा देंगे। अच्छा, फिर इसके बाद कितना वैल्यू होगा? तो हर बार मिड वैल्यू को प्लस डिवाइडेड बाय 2 करने का जरूरत नहीं है, हम लोग को देखना चाहिए क्लास लेंथ कितना है। क्लास लेंथ का मतलब होता है कि अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री का डिफरेंस, ठीक है, तो डिफरेंस कितना है? 48.5, कोई भी क्लास बाउंड्री का देख लो, और 43.5, डिफरेंस कितना है? 5। 5। तो अगर सभी का क्लास लेंथ 5 है, जैसे कि देखो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, देखो सबका 5 ही है, चेक करके देखो, हाँ मैम। ठीक है। अगर सबका 5 है तो हमें पहले वाले मिड वैल्यू में 5 ऐड करने से दूसरा वाला मिलेगा, फिर दूसरे वाले में 5 ऐड करोगे तो तीसरा वाला मिलेगा। तो 46 में 5 ऐड करो, कितना आएगा? 51। 51, फिर 51 में 5 ऐड करो, 56, फिर इसमें 5 ऐड करो, 61, फिर इसमें 5 ऐड करो, 71। 6 और फिर 71। तो इस तरीके से हम लोग का मिड वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर क्लास लेंथ बराबर है तो उस गैप को ऐड करने से ही हमें मिड वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। ये आ गया। अच्छा, अब देखो हम लोग को जो प्रॉब्लम हो रहा था कि हम लोग एफ के साथ कौन सा वाला एक्स ले, तो अब हम लोग इस मिड वैल्यू को ही हमारा एक्स मानेंगे। अब क्वेश्चन में इसका कोई भी वैल्यू नहीं रहा, तुम लोग मत काट देना, मेरा तो ऐसे करेंगे तो हट जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे एफ इंटू, क्योंकि ये मिड वैल्यू है तो इसको एक्स ऑफ एम बोल सकते हैं, ठीक है, एक्स का मिडिल वैल्यू। ये देखो फॉर्मूले में मैंने लिखा है एक्स ऑफ एम, तो इसीलिए लिखा है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो, 46 इंटू 3 कितना हो जाएगा? अब देखो कैलकुलेटर का यूज सिखाते कैसे करना है, क्योंकि कैलकुलेटर एग्जाम में तो यूज करना पड़ेगा। 46 इंटू 3 कितना आ गया? 138। अच्छा, अब कैलकुलेटर का यूज कैसे है देखो, ये तो बोलते रहते, बहुत से लोगों को पता भी होगा, ठीक है। ये हिस्ट्री हट गई, हाँ हट गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 46 इंटू 3, ठीक है, ये आ गया 138। अब इसको करना है तुम लोग को मेमोरी प्लस, ठीक है, मेमोरी प्लस करना है, फिर उसके बाद लिखना है 51 इंटू 4, ठीक है, तो ये आ गया 204। इसको करना है मेमोरी प्लस, क्योंकि हम बार बार, मेरा स्क्रीन चेंज हो रहा है तो टाइम लग रहा है, लेकिन तुम लोग अगर इसको कैलकुलेटर में करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये 204 ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। तो हम लिख क्यों रहे हैं, तुम लोग भी लिख लो, क्योंकि जब चेक करोगे कॉपी में तो अगर मान लो अब सिर्फ कैलकुलेटर यूज करो, बाय चांस आंसर मैच नहीं हुआ तो देख सकते हो कि कौन सा डेटा तुम लोग गलत लिख रहे हो, बट एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में जैसे हम बोल रहे हैं वैसे करना है, ठीक है। तो फिर ये कर देना है मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद 56 इंटू 5, तो ये भी मेमोरी प्लस कर दो, ठीक है, ये मेमोरी प्लस हो जाएगा। फिर 61 इंटू 7, ठीक है, ये आ गया 427, ये हो जाएगा हम लोग का फिर से मेमोरी प्लस। फिर 66 इंटू 9, तो ये हो गया 594, इसमें भी कर लो मेमोरी प्लस, ठीक है। और 71 इंटू 8,
ये ज्यादा आ गया, किसी वजह से गलत आया हो गया। क्या लिख दिया मैंने? 665 × 8 हो गया। ये होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 8 वाला। 71 into 8. 71 × 8। फिर भी नहीं आ रहा। 568 है। हाँ 568 होगा, गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो जो भी हो, अगर किसी का सही आया किए हो तो मेमोरी प्लस करके फिर तुम लोग को मेमोरी रिकॉल करना है, बट ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि मेरा लास्ट में वो गलत कर दिया ना, मैंने वो ठीक नहीं कर पाई। तो ये जो भी है, तो ये वैल्यू ये सबको ऐड करने से देखो, क्योंकि मेमोरी रिकॉल करोगे तो पूरा आंसर दिख जाएगा। तो बोलो कितना आ रहा है? मैम 2211 हाँ 2200। 2211 आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया समेशन एफ ऑफ एक्स एन। ठीक है, अब इसको किसे डिवाइड करोगे? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा यानी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करो, कितना आ रहा है? 36। 36। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब टोटल 36 डेटा है। तो 2211 डिवाइडेड बाय 36 कितना आ रहा है? 61.42। 61.4। अच्छा, तो ये हम लोग का हो गया, ये वाले फॉर्मूले से किया हुआ। ठीक है, अब दूसरा कोई क्वेश्चन देखते हैं जिसको हम लोग जो है एज्यूम्ड मीन मेथड से करके देखेंगे। ठीक है, इस मेथड से कर लिया। अच्छा, ये वाला देखो, फाइंड अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है। ठीक है मैम मैम हम लोग कैलकुलेटर में मेमोरी प्लस क्यों कर रहे हैं? उससे क्या सबका सम हो जा रहा है क्या? हाँ, सम हो जाएगा। सम होके ठीक है। मेमोरी रिकॉल करोगे तो उसमें आ जाएगा, क्योंकि साइंटिफिक तो अलाउड नहीं होता है ना, इसी से कॉमर्शियल वाले कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा। तो इसमें मेमोरी प्लस करके करने से जब मेमोरी रिकॉल करोगे तो ये 2211 दिख जाएगा। वो मेरा लास्ट अच्छा वाला डिजिट गलत हो गया ना, तो वो नहीं दिखा, ठीक है। इसलिए दूसरे वाले क्वेश्चन में दिखाते हैं। अच्छा, अब देखो ये अरिथमेटिक मीन, इसमें हम लोग इसको जो है स्टेप डेविएशन मेथड से करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा, स्टेप डेविएशन मेथड में हमें देखो फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या क्या चाहिए? ए चाहिए। ए का मतलब है एज्यूम्ड मीन, तो वो हम बताएंगे कैसे निकाला जाता है। एफ इंटू एफ तो फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, सी का मतलब देखो मैंने लिख रखा है क्लास लेंथ होता है। डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए बाई सी। ठीक है, चलो, तो हम लोग को यहाँ पर भी जो है एवरेज मतलब मिडिल वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो 350 और 369। अब देखो हम इतना कुछ नहीं लिख रहे, थोड़ा शॉर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि हमें तो सीखने से मतलब है। तो देखो इसमें भी हमारा नॉन ओवरलैपिंग है, तो ओवरलैपिंग करोगे तो 350 कितना हो जाएगा? 0.5 लेस करने से 349.5, और ये 369.5, ऐसे करके चलेगा। और सभी का क्लास लेंथ बराबर है, अगर तुम लोग चेक करोगे, क्योंकि अनइवन क्लास लेंथ का क्वेश्चन नॉर्मली नहीं होता है हमारे पास। जैसे किसका चेक करके देखो, इसमें कितना है गैप? 19 का। इसमें भी देखो 19 का, इसमें भी देखो 19 19 19, सभी में 19 का तुम लोग को क्लास लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मिडिल वैल्यू निकालो। तो मिडिल वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये दोनों प्लस डिवाइडेड बाय 2, पहला वाला करने से ही तो समझ में आ जाएगा। तो कितना हो रहा है? 349 क्या हो गया है कैलकुलेट? मैम 359.5। হ্যাঁ, হ্যাঁ ওরকমই আসবে। এটা আমার ভুল দেখাচ্ছে ক্যালকুলেটর। देख लेते फिर से एक बार। 349.5 प्लस 369.5 डिवाइडेड बाय 2। 359.5, ये क्या निकला? ये क्या निकला बोलो? डायरेक्ट ये लिखने वाले हैं, मिड वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए हम एक्स एम वाला कॉलम बना लेते। ठीक है, एक्स का मिडिल वैल्यू निकाल रहे। पहला निकला 359.5, इसके बाद वाला क्या निकलेगा? क्लास लेंथ को ऐड करोगे तो पता चल जाएगा। अब क्लास लेंथ में ऐड क्या करोगे? तो देखो ये 19 मत कर देना, क्योंकि देखो हम लोग अगर क्लास लिमिट को बदल के क्लास बाउंड्री कर रहे हैं, तो जो क्लास बाउंड्री बन रहा है उसका गैप हमें देखना चाहिए। जैसे कि हम समझाते हैं, वैसे 44 और 48 के बीच का गैप कितना था? ये सारे
के अगर गैप निकाले, क्लास लेंथ निकाले तो कितना आएगा, देखो 4 4 4 4 4, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने ये ट्रांसफर कर लिया तो गैप कितने का आया, 5। 5, ठीक है। तो हम लोग 5 को ऐड करके करेंगे तो हमें सही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो अब इस चीज को समझो शॉर्ट में कि सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये नॉन ओवरलैपिंग को ओवरलैपिंग बना दिया तो ऐसे आ जाएगा 349.5 369.5, उसके बाद वाला 369.5 और 389.5, ऐसे करके चलता जाएगा डॉट 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 डॉट, और सबसे लास्ट वाला आएगा ये 489.5 और उसके आगे वाला आ जाएगा 469.5, मतलब ये वाला बोल है, ठीक है। तो अब गैप सबका कितना आ रहा है चेक करो, कितना करके गैप आ रहा है, तो 20 आएगा, 20। तो मिडिल वैल्यू में 20 ऐड करोगे तो एक के बाद एक मिडिल वैल्यू निकलते जाएगा, ठीक है। तो पहला मिडिल वैल्यू ये, अब इसमें 20 ऐड करो, कितना आ जाएगा, 379.5। 379.5, फिर 20 ऐड करो, मैम 399.5। 5, फिर 20 ऐड करो, 419.5। 5, फिर 20 ऐड करो, 439.5। कितना सारा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार करना है, मैंने किया 1 2 3 4 5, ठीक है। और 2 बार, फिर करो 20। 459.5 और 479.5। पहले बोलो, ये थोड़ा शॉर्ट में किया क्योंकि हमारा एमसीक्यू है तो हमें तो सीखने के लिए शॉर्ट में करना ही पड़ेगा। बोलो ये समझ में आ गया सब कि कैसे करके एक्स का मिडिल वैल्यू निकाला, क्योंकि इसको डिटेल्स में करके दिखा दिया तो इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से दिखाया। बोलो ये वाला समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, तो चलो फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी देखो क्या क्या है, 23 38 58, 23 38 58 82, इसके बाद है 82 65 31 65 31 और 11 था लास्ट वाला, ठीक है 11 था। अब अगर हम लोग जो फॉर्मूले से इसके पहले वाला क्वेश्चन किए उसी फॉर्मूले से करेंगे तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एफ इंटू एक्स ऑफ एम। क्यों, जो कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्क्रीट वाले में सीखा था, सॉरी अनग्रुप्ड यानी सिंपल फ्रीक्वेंसी में सीखा था, उसी कंसेप्ट के हिसाब से। तो फिर अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 359.5 इंटू 23। अब तुम लोग सोचोगे कि इतना मुश्किल कैलकुलेशन हम लोग क्यों करें, देखो जब कैलकुलेटर का हैबिट हो जाएगा तो यही सबसे आसान लगेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है फॉर्मूला हमें नहीं चाहिए, ठीक है, कि हम लोग अलग अलग टाइप का फॉर्मूला सीखे। तो देखो ये इसी से हम लोग का जब काम हो जाएगा तो हम लोग इसी फॉर्मूले से करेंगे। तो हम फिर से कर रहे हैं जो हम सिखाना चाह रहे थे कैलकुलेटर पे जैसे होता है, ठीक है। तो 359.5 इंटू 23, तो इसमें आ जाएगा 8268.5। अब तुम लोग को करना है मेमोरी प्लस, ठीक है। आई होप कि इस बार गलत ना हो मेरे से। 379.5 इंटू 38, तो ये आंसर आ गया 14,421, ये कर देंगे मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद है 399.5 इंटू 58, तो ये आ गया 23,171, इसको फिर कर लेंगे मेमोरी प्लस। फिर इसके बाद आएगा 419.5 इंटू 82, तो ये हो गया 34,399 मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर 439.5 इंटू 65, तो ये आ गया 28,567.5 मेमोरी प्लस। 459.5 इंटू 31, तो ये आ गया 14,244.5 मेमोरी प्लस। अच्छा, फिर 479.5 इंटू 11, तो ये आ जाएगा 5,274.5, और इसको भी कर लेंगे मेमोरी प्लस।
और अब करेंगे मेमोरी रिकॉल। ठीक है, तो देखो 1,28,346, तो इसका टोटल एक्चुअली यही आएगा। तो मेमोरी रिकॉल करने का ये बेनिफिट होता है, ठीक है, और मेमोरी प्लस करने का भी ये बेनिफिट होता है, टाइम बचेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने जो समझाया तुम लोग को समझ में आया कि नहीं, कि एग्जाम में ये नहीं लिखना है, क्योंकि तुम लोग का कोई जो है ये सब चेक नहीं करेगा कि तुम लोगों ने ये कैलकुलेशन कैसे किया नहीं किया, क्योंकि एमसीक्यू है तो ओएमआर शीट में सही करके आना ही मेन बात है। तो ये कैलकुलेटर पे जस्ट मेमोरी प्लस करते जाओगे, मेमोरी रिकॉल करके इस कॉलम का आंसर ये है, ये निकालना तुम लोग का मेन काम होगा, ना कि ये सब इंडिविजुअली लिखना, क्योंकि टाइम तो बचाना है, 2 घंटे में 100 मार्क्स का करके आना है। ठीक है, तो अब हम लोग अगर x बार निकालेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एम डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एम। तो 1,28,346 डिवाइडेड बाय समेशन एफ, और एफ का समेशन कितना हो रहा है? मैम 308। 308। तो अब डिवाइड करके भी बता दो कितना आ रहा है। 416.71। अब इसी चीज को अगर हम लोग ये वाले मेथड से कर रहे हैं, ये एज्यूम्ड मीन वाले मेथड से, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग का फॉर्मूला पहले समझो। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, a प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू सी। ठीक है, जिसमें एफ का मतलब तुम लोग को पता है, एफ का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी। बोलो वो वैल्यू कितना है, वो तो इस मेथड में भी निकाला, बोलो वो वैल्यू कितना है? 308 मैम। 308। ठीक है, ए का मतलब है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन का मतलब है कि ये सारे एक्स के वैल्यू है, इसमें से कोई एक हम लोग का एवरेज वैल्यू होगा, तो उसका हमें एजम्पशन लेना है। कौन सा वैल्यू ले? इसको ले सकते हो कि ये मेरा ए है, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। लेने को ये सारे डेटा में से कोई भी एक डेटा को हम लोग ए यानी एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं, बट कैलकुलेशन आसान तभी होगा अगर हम लोग मिडिल वाले डेटा को मानेंगे। तो बोलो ये जो एक्स एम का कॉलम है, इसमें से कोई भी ए मानो, आंसर सेम आएगा, बट कैलकुलेशन आसान तब होगा जब हम लोग मिडिल वाले डेटा को मानेंगे। तो बोलो मिडिल डेटा इसमें से कौन सा है? तो 1 2 3 419। और अगर मान लो कि ऐसा हुआ कि मेरा यहाँ पर, तो देखो क्योंकि ऑड नंबर था तो 419 आ गया, अगर इवन नंबर होता तो मिडिल में दो डेटा तुम लोग को दिखता। मेरा बात समझ में आया? जैसे मान लो 10 है, 12 है, हाँ ऐसे है, तो अब मिडिल में दो दिखेगा तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, वैसे कोई भी ले सकते हो, लेकिन आसान तभी होगा अगर मिडिल का मान के चलो। तो ये वाला मेरा ए, तो ए हम लिख लेते हैं 419.5। ठीक है, अच्छा, अब जो मैंने मिडिल वाला जो एज्यूम्ड मीन लिया है, उस क्लास का मुझे क्लास लेंथ निकालना है। ठीक है, उस क्लास का क्लास लेंथ, तो उस क्लास का क्लास लेंथ कितना होगा? तो ये 419.5 कौन से वाले क्लास का मिड वैल्यू था? 419.5 कौन से वाले क्लास का मिडिल वैल्यू था? ये वाला। हाँ मैम। और सभी क्लास का क्लास लेंथ तो हमारा इक्वल आया था, बोलो कितना आया था? 20। अभी 20 है। 20, ये चेंज करने के बाद 20 आया ना, जिसको हम लोगों ने मिड वैल्यू निकालने के लिए लिया। हाँ मैम। तो ये 20, तो ये सी हम लोग कैसे निकाले? तो यहाँ पर स्टार दे देते हैं, ये सी हम लोगों ने ऐसे निकाला है। 400 10 को 0.5 लेस करो, 429.5 है, और 10 से 0.5 लेस करने से कितना हो जाएगा? 410 माइनस 0.5, 409.5। 409.5 यही आया था ना, तो इसी का डिफरेंस तो हम लोग का क्या आ जाएगा? 20। तो जिसको एज्यूम्ड मीन मानोगे उस क्लास का क्लास लेंथ ले लेना है। ठीक है, अब करना है एफ इंटू डी। तो एफ तो मुझे दिख रहा है कॉलम में, मुझे डी निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो डी क्या होता है? डी लिखा हुआ है देखो, एक्स माइनस ए बाई सी। तो लिखो एक्स माइनस ए बाई सी। ठीक है, अच्छा, अब तुम लोग मुझे बताओ कि मेरा ए कितना है? अभी तो आइडेंटिफाई किया ना, 419.5। 419.5। ठीक है, सी, सी भी अभी आइडेंटिफाई किया, कितना? 20। 20। ठीक है, और एक्स कितना है? एक्स कभी ये है, कभी ये वाला है, एक बार 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 ये वाला है, और एक बार ये वाला है। ये बात समझ में आया? हाँ मैम। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है? एक्स माइनस ए बाई सी करना है। तो पहला एक्स कितना है?
359.5 माइनस 419.5 डिवाइडेड बाई 20 कितना आएगा? -3। -3। ठीक है, अब ये लिखा हुआ रहने दो। अब ये मिडिल वाला लेने का फिर फायदा क्या है? तो सबसे पहले हम लोग इसका निकालेंगे डी का वैल्यू। ठीक है, तो मुझे बोलो कि अगर 419.5 भी मेरा x है और 419.5 भी मेरा a है, तो इसका डी का वैल्यू कितना है? 0 आएगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग नंबर लाइन करते हैं ना, तो 0, तो 0 का एक साइड होता है नेगेटिव और एक साइड होता है पॉजिटिव, तो ऊपर साइड इसमें हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये -3 है, तो ये वाला क्या आएगा पता है? -1, और ये वाला क्या आएगा? -2, और इसके नीचे फिर पॉजिटिव आएगा। क्या क्या आएगा? 1 2 3। अब ये तुम लोग चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो, उतना ही आएगा। जैसे कि एक 1 वाला देख लो, 439, ये वाला 439.5 माइनस 419.5 डिवाइडेड बाई 20 कितना आ जाएगा? 20 कितना आ गया? 1। ठीक है, तो ये मिडिल का लेने से ये बेनिफिट है। तो हम लोग कैलकुलेट करके देखें क्यों, अगर मिडिल वैल्यू लोगे तो उसके ऊपर में सारे नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4, जितना सारा डेटा अवेलेबल रहेगा इधर 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, डी निकल गया। फॉर्मूला बोल रहे हैं एफ इंटू डी निकालो, तो एफ इंटू डी निकालो। ठीक है, तो एफ कितना है? 23 इंटू -3 कितना हो जाएगा? 69। हाँ, -2 इंटू 38 कितना हो जाएगा? 76। अच्छा, -50, ये 0, 65 इंटू 1 65, 31 इंटू 2 62, और ये 33। तो अब इसका समेशन करना है, क्योंकि देखो फॉर्मूला बोल रहा है समेशन करो, तो समेशन कर। तो ये पहले प्लस वाला सारा टोटल कर लो और फिर माइनस एक एक करके ले सकते हो। मतलब हम तो ऐसे करते हैं, 65 प्लस 62 प्लस 33 43 माइनस 43 -43 है। ठीक है, -43 आ गया नेगेटिव में। अच्छा, तो -43 अब कैसे कैलकुलेट करोगे आगे का? -43 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 308। हमेशा ऐसे करो, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये आ गया, प्लस इसमें हो जाएगा 419.5, तो कितना आंसर आ गया? 416.707 यानी 71, जो कि उस मेथड से आया था। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे ये आसान है, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, बट ये टाइम टेकिंग है। ठीक है, अगर कैलकुलेटर का यूज करते करते खुद को इतना एक्सपर्ट बनाना है कैलकुलेटर पे कि फटाफट कैलकुलेट कर सको, देखो टाइम बचाने का यही एक रास्ता है। तो यही वाला फॉर्मूला हमेशा यूज करना है। हम तो जो भी क्वेश्चन करवाएंगे इसी को करके करवाएंगे, तुम लोग को भी बोलेंगे इसी में प्रैक्टिस करो। ये डीवी में नहीं जाना है हमें। ठीक है, इसमें जाने में टाइम लगता है। भले ही कैलकुलेशन तुम लोग को आसान दिख रहा है, बट इसमें बहुत सारा चीज कैलकुलेट करना पड़ता है। जितना टाइम इसमें लगेगा उससे कम टाइम में ये एफ इंटू एक्स इंटू एक्स एम करके हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। दोनों में आंसर तो सेम ही आना है, तो प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, तो यही प्रैक्टिस करो, हम तो यही बोलेंगे, यही प्रैक्टिस करना है तुम लोग को। बाकी फॉर्मूला इसीलिए बता दिया कि ये जो है मतलब पता होना चाहिए, है तो मैंने एक बार बता दिया। बाकी कहीं पर एमसीक्यू में लगेगा तो हम बता देंगे। ठीक है, फॉर्मूला पता होना अलग बात है, उसका यूज करना अलग बात है। यूज ये वाला ही करना चाहिए, जल्दी हो। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? तो हम लोगों ने जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का देखो, सिंपल और ग्रुप दोनों समझा। सिंपल का एक फॉर्मूला था, ग्रुप का 2 फॉर्मूला सीखा। दोनों फॉर्मूले से सेम आंसर आता है, कोई भी यूज करके हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन। बोलो यहाँ तक क्लियर है? हाँ मैम। अच्छा, तो यहाँ पर बोला है हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को निकालने के लिए। गिवन दैट द मीन हाइट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज 67.45 इंच, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये मिसिंग है, ये हमें फाइंड आउट करना है। 100 स्टूडेंट्स का हाइट दिया हुआ है, तो 14.1.4। तो हाइट है 60 से 62, 72 से 74 तक। तो 60 से 62, तो इसके बाद वाला कितना होना चाहिए? 2 का गैप है, तो फिर देखो नॉन ओवरलैपिंग है। 63 से स्टार्ट है, तो फिर 63 से कितना होना चाहिए? 2 का गैप है ना, बोलो खुद ही बोल। 65 फिर 66 से
68, फिर 69 से, 71, फिर 72 से 70, 74, यही लास्ट है, ठीक है, यही यही तक दिया हुआ है। अच्छा, फ्रीक्वेंसीज है 5, 18, 2 गैप और 8। फ्रीक्वेंसी है 5, 18, फिर ये गैप है, और लास्ट वाला क्या था, 8। ठीक है, तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कितना नंबर दें, ये 3 दे देते हैं, क्योंकि थर्ड नंबर पे चाहो तो तुम लोग ए बी मान सकते हो, एक्स वाई मान सकते हो। हम इसको F3 और F4 लिख रहे हैं। ठीक है, हम लोग को इस चीज में क्या गिवन है, हमें बोल दिया है कि एवरेज जो हाइट है वो दे दिया है 67.45 इंच। तो ये क्या गिवन है, एवरेज X हाइट। bar, हाँ, हम लोग को एक्स X बार bar, कितना है, 67.45। हम लोग को ये मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को निकालने के लिए बोला है, तो मैंने क्या बोला, हम लोग हमेशा एफ एम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, उसी से जल्दी होगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग निकालेंगे सबसे पहले, फिर एफ एम वाले फॉर्मूले में तो एक ही कॉलम चाहिए, क्या निकालना पड़ेगा, मीट वैल्यू। हाँ मैम, बस मीट वैल्यू निकालोगे हो जाएगा, तो मीट वैल्यू निकालो। ठीक है, वही मेरा एक्स होगा, तो मीट वैल्यू कैसे निकालो, क्योंकि नॉन ओवरलैपिंग है, तो फिर से ये 60 कितना हो जाएगा, 59.5, और ये कितना हो जाएगा 62.5। 2.5, फिर ये 62.5, ये हो जाएगा 65.5। ठीक है, सारा लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, 68 पॉइंट, कम डेटा है तो लिख दिया मैंने 68.5 और 71.5, 71.5 और 74.5। अब क्या करना है, ये दोनों का टोटल डिवाइडेड बाय 2, तो करो 59.5, 61, 61। ठीक है, तो ये देखो मेरा क्या क्या आ जा रहा है इस पेपर में, कैलकुलेटर का क्या होगा। हाँ, ये देखो 61 आएगा। अच्छा, अब ये दोनों में गैप जो है 59.5, 62.5, सभी में सेम गैप है, क्योंकि ये सब में अगर 2 का गैप है, ये सब में भी सेम ही गैप होगा, इक्वल गैप, लेकिन गैप शायद 3 का होगा। देखो गैप बढ़ हाँ मैम, जाएगा, 3, 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब ओवरलैपिंग बनाओगे तो गैप ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है 3। तो अब इसमें क्या करोगे, 3 ऐड करोगे, तो 61 में 3 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 64। 64 में 3 ऐड करोगे 67, तो बस 67, 70, 73, 73। ठीक है, अब क्या निकालोगे, एफ इंटू एक्स ऑफ एम। ठीक है, तो 61 इंटू 5, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 6 305, 305, 18 इंटू 64, ये चेक करो 115, 115। अच्छा, और 67 इंटू F3, इसको क्या लिखते हो, 67 F3, 70 इंटू F4, और 8 इंटू 73, ये कितना हो जाएगा, मैम 1314, 1314। अच्छा, 1314। अब ये कॉलम का एडिशन करते हैं नॉर्मली हम लोग, तो समेशन एफ ऑफ एक्स एन। ठीक है, तो ये 305, 115 और ये तीनों का एडिशन करो, और बाकी दोनों को एफ के साथ लिखना पड़ेगा, तो ये तीनों का एडिशन 305, 771, 771 प्लस 67 F3 प्लस 70 F4। ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आ गया सबको, कुछ नहीं, कैलकुलेशन ही किया है तो कुछ किया नहीं। बोलो यहाँ तक कोई डाउट, तो अब हम लोग एक्स बार कैसे निकालेंगे, एक्स बार का मतलब क्या होता है, समेशन of f of x of m আর হচ্ছে 22 ফ্রিকোয়েন্সি হবে। तो एक्स बार कितना है 67.45। ठीक है, अब ये समेशन एफ ये कितना होगा, समेशन एफ 41 प्लस f3 प्लस 41 प्लस F3 प्लस F4। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि F का टोटल कितना होना चाहिए, बोलो F का टोटल कितना होना चाहिए, F का मतलब तो जितने लोगों पे ये मतलब कैलकुलेशन हुआ है, मतलब टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वही तो मेरा F होगा ना, 100, हाँ 100, हाँ मैम, तो वही तो मेरा F होगा। तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि 41 प्लस F3 प्लस F4 मैं इक्वल कितना, 31, 41 ना, तो যোগ করলে 31, তো 31 আসছে।
না আমি ভুল শুনেছি, তুমি আমাকে 31 বলেছিলাম, 41 শুনেছি, ওটাই লিখে দিয়েছি। ठीक है, फिर 31 करना है। 31 प्लस F3 प्लस F4 कितना हो गया? 100। तो F3 प्लस F4 कितना हो जाएगा? 100 माइनस 31 यानी 69। ठीक किया है ना? ম্যাম कैलकुलेशन এটা देख। 73 × 8, আমি ওটা 18 করে ভুল 1314 বলে দিয়েছিলাম, ওটা 584 হবে। আমি ওটা 18 লিখে দিয়েছিলাম ভুল করে। এইটা 534 হবে। হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা তাহলে অ্যাডিশনটা কত হবে? হ্যাঁ ম্যাম বলছি। 2041 হবে, আর ওটা ম্যাম 584। 584, এটা কত? 2041। হ্যাঁ ম্যাম। চেক করে নিও। আচ্ছা, এরা তো বি দিয়ে করেছে তো সেটা আমাদের বলবে না, ঠিক আছে। তো এটা দেখে নিয়েছো তো ঠিক হয়েছে নাকি একবার হ্যাঁ ম্যাম। দেখবো? দেখবো কি 64, এবার দেখলে কিছু। 64 इंटू 18, वन। मेरा कैलकुलेटर आज क्या करे? 64 इंटू ম্যাম 18, 1152 হবে ওটা। 2 होगा। अच्छा 2 मेरा मिसिंग हो गया यहाँ पर, ठीक है। और 73 इंटू 8, तो 584, 584, 1152 और 305, तो 2041। हाँ ठीक है, 2041 प्लस दिस। अच्छा, और ये 18 ठीक है, ये 31 ठीक है, तो 8 प्लस 18। হ্যাঁ ম্যাম এটা ঠিক আছে তাই। ठीक है। अच्छा तो ये हम लोग का हो गया। फिर ये 69 होगा, 100 माइनस 31, चेक करो। हाँ हाँ 69 है, 69। ठीक है। अच्छा अब इसका टोटल है हम लोग का, इधर लिखते हैं चलो। 2041 प्लस 67 F3 और 70 F4 डिवाइडेड बाय समेशन F, जो कि हम लोग का 100 है, ठीक है। 100 लिख दिया क्योंकि समेशन F 100 है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 100 इंटू 67.45, 6745। 2041 67 F3 प्लस 70 F4, ये इधर माइनस कर दो। 2041, तो ये आ गया 4704। 67 F3 प्लस 70 F4, एक बार देखते भी जाओ साथ साथ ठीक हो रहा है कि नहीं। तो देखो ये एक इक्वेशन बन गया, इसको इक्वेशन 1 दे देते, इसको इक्वेशन 2। उतना ज्यादा प्रेजेंटेशन हम नहीं कर रहे, मतलब वो एकदम एग्जैक्ट लिख के, क्योंकि हमें तो एमसीक्यू हिसाब से सॉल्व करना है। तो F3 प्लस F4 ये दिया हुआ है। अच्छा तो हम लोग एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन इंटू कर लेते हैं 67, ठीक है, और माइनस कर लेते हैं सेकेंड वाला इक्वेशन इंटू 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में 67 मल्टीप्लाई करेंगे तो 67 F3 प्लस 67 F4 इक्वल टू 67 इंटू 69। जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड करना है, नहीं तो इम्बैलेंस होगा ना, क्योंकि ये तो इक्वेशन फॉर्मेट में है, तो जो भी करना है दोनों साइड करना है। तो 4623 आ गया। और सेकेंड वाला इक्वेशन है 67 F3 प्लस 70 F4 इक्वल टू 4704, और दोनों इक्वेशन को मुझे माइनस करना है। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो यहाँ मैंने माइनस साइन दे दिया। हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। अब ये 67 माइनस 70 कितना हो जाएगा? माइनस -3। F4, ठीक है। और इधर ये भी माइनस में आएगा, 4704 और ये 4623, -81। तो F4 कितना आ गया? -81 डिवाइडेड बाय -3, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो, कितना आ जाएगा? 27, ठीक है। तो एक 27 आ गया। तो अगर इस 1 वाली इक्वेशन में पुट कर दो F3 का वैल्यू, तो F3 प्लस F4 अगर 69 है, जिसमें से F4 हम लोग को पता चल गया 27 है, तो फिर F3 कितना आ जाएगा?
42। हाँ मैम। तो चेक करते हैं 42 और 27 होना चाहिए, 42 और 27 होना चाहिए। ठीक है, बोलो ये समझ में आया? मतलब ये तो देखो कैलकुलेशन है, बाकी फिर ठीक है, कैलकुलेशन भी नहीं समझ में आया तो बता देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन है कैलकुलेशन और कुछ नहीं, कि अगर हमारा मिसिंग फिगर रहा तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा। बोलो कोई डाउट है? ना मैम। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एरिथमेटिक मीन। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज से हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं, इस तरीके का कैलकुलेटेड क्वेश्चन हमें बहुत कम देता है, और अगर देगा भी तो हमें शॉर्टकट में करना पड़ेगा, लेकिन इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं देता है, अलग तरीके से देता है। ठीक है, अच्छा अब देखो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एरिथमेटिक मीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होगा हर एक चैप्टर में। सबसे पहले देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पॉइंट 1 बोल रहा है कि इफ ऑल ऑब्जर्वेशन एज्यूम्ड बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट से के, देन द अरिथमेटिक मीन इज आल्सो के। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो, फिर इसको हम लोग समझाएंगे। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस assumed by a variable are constant, say k, then aim is also k, then aim is also k। ठीक है, तो समझो क्या बोल रहा है। देखो अगर सारे ऑब्जर्वेशंस बोल रहा है कांस्टेंट है, जैसे कि मान लो कोई भी एक ऑब्जर्वेशन तुम लोग बोलो, कोई भी एक वैल्यू बोलो ना, कुछ भी एक वैल्यू नहीं बोलोगे, कोई भी एक वैल्यू बोलो। अरे बोलो जा किचु बोलो। 3, ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशंस जो है जितना सारा है वो सब 3 होगा। कितना सारा लिखे, चलो इतना सारा लिख दिया मैंने, अभी काउंट नहीं किया है कितना सारा लिखा है। ठीक है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एज्यूम्ड बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट से के, तो यहाँ पर मेरा के फिर कितना हो गया, 3। 3। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर इसका एरिथमेटिक मीन करोगे तो वो भी के आएगा, तो चलो इसका एवरेज निकाल के देखो कितना आ रहा है। तो 3 मैंने कितना बार लिखा है, मैंने काउंट नहीं किया है, मैंने ऐसे ही लिख दिया, 6 बार 6 लिखा बार। है। तो डिवाइडेड बाय कितना करोगे, 6। 6। तो यस। ये कितना आ रहा है, ऊपर तो 18 आ 18। रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3। तो इसका मतलब हो गया कि सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का सारा वैल्यूज अगर कांस्टेंट है, मतलब एक ही तरीके का वैल्यू, चाहे वो 100 बार ही क्यों ना रहे, ठीक है, तो भी हम लोग का आंसर क्या आएगा, वही जो वेरिएबल है वही आ ऑल्टरनेशन। जाए। हाँ, अगर 300 टाइम्स होता तो भी वही आता, क्योंकि 300 टाइम्स होने से टोटल कितना आता, बोलो 3 अगर 100 टाइम्स होता तो टोटल कितना आता, 300 बाय 300, और 100 করতে। 500 तो कितना आता, 3 आता ना। तो यही चीज बोल रहा है प्रॉपर्टी में, कि अगर कोई वेरिएबल मेरा कांस्टेंट है तो मेरा एम भी कांस्टेंट वही वेरिएबल का ही वैल्यू आ जाएगा। तो अगर मेरा 3 है तो 3 आएगा, अगर ये 15 होता तो 15 आएगा, अगर 20 होता तो 20 आएगा। ठीक है, ये चीज बोलो, समझ में आ गया? हाँ मैम। फिर इसके बाद ये वाला, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन, चलो हम लिखवा देते हैं, the algebraic sum of deviation of a set of observations from their am is 0। ये 0 वाला मेन बात है, ठीक है, कि 0 क्यों, लिखो
यहाँ पर बोल रहा है, हम पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और तुम लोगों से पूछते हैं, देखो फिर ये समझाएंगे, ये वाला समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने x का वैल्यू लिया 2, 6, 8 और 12, ठीक है। तो इसका तुम लोग निकालो एवरेज, निकालो इसका एवरेज निकाल के मुझे बोलो कितना होगा। कैसे एवरेज निकालोगे, ये सबका टोटल करना डिवाइडेड बाय कितना करो, कितना सारा नंबर। ম্যাম 7 আসছে। ये 28 आ रहा है, ठीक है। तो x बार हम लोग का कितना आ जाएगा, 28/4 यानी 7, ठीक है। अब देखो हमें क्या बोला है, हम लोग को बोल रहा है कि द एल्जेब्रिक सम, अगर हम लोग सम करते हैं ऑफ डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है गैप, ठीक है, डिफरेंस, डेविएशन का मतलब डिफरेंस या गैप होता है। तो मुझे किस चीज का गैप निकालना है, किसी चीज का गैप निकालने बोला है, फिर उसका सम करने बोला है, मतलब उस गैप का जो आंसर आएगा उसका सम करने बोला है। तो मुझे डेविएशन किस चीज का निकालने बोला है, बोल रहा है कि ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर एम। तो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर कौन कौन सा है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है। ম্যাম 2 6 8 2 12। 6 8, 12, ठीक है, ये हम लोग का सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। तो ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का डिफरेंस निकालना है मुझे उसके एरिथमेटिक मीन से, ठीक है। तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए, बोलो হ্যাঁ ম্যাম। मुझे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का डिफरेंस निकालना है उसके एरिथमेटिक मीन से। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस एक्स बार, ठीक है, जो बोला है वही लिखा है। अब निकालो 2 - 7, 6 - 7, 8 - 7, 12 - 7, बोलो कितना, माइनस -5 -1 1 আর 5। ये 1 और अच्छा लास्ट वाला 1 और 5, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन, ठीक है। किस चीज का डेविएशन निकाला, जो हमें निकालने के लिए बोला। अब बोल रहा है डेविएशन का सम करो, तो बोलो किसका सम करो, -5 ये -1 सबका, 1 और 5। हाँ इसका सम करो कितना आएगा, मतलब समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार 0। करोगे 0 आएगा, क्योंकि +5 -5 +1 -1। तो बोल रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन हमें दिया हो, मैंने जो एग्जांपल लिया वही उसी पे एप्लीकेबल होगा, ऐसा बात नहीं, कोई भी ऑब्जर्वेशन हमें दिया हुआ हो उसका अगर हम लोग एरिथमेटिक मीन निकालते हैं, फिर उस मीन से वो उस ऑब्जर्वेशंस का डिफरेंस उस मीन से निकालेंगे, मतलब ऑब्जर्वेशन माइनस मीन करना है, ऑब्जर्वेशन माइनस मीन करना है। तो उसको बोलते हैं डेविएशन स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में, या जो गैप निकालेंगे फिर उसका जब टोटल करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी तुम लोग को एमसीक्यू में मिलेगा जब करोगे। बोलो ये समझ में आ गया सेकेंड वाला। হ্যাঁ ম্যাম। अब थर्ड वाला, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक में आएगा, ओरिजिन और स्केल अभी समझ लो, क्योंकि इसके बाद वाले चैप्टर में ये इतना समझाना जो है पॉसिबल नहीं होगा। तो इसमें हम पूरा डिटेल्स में बताएंगे ये वाले एरिथमेटिक मीन में, ठीक है। नहीं तो हर बार उतना सारा नहीं बता सकते, तुम लोग अभी देखोगे तो समझोगे, काफी टाइम लगता है इसमें, ठीक है। देखो चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि डेटा में प्लस या माइनस करना, चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि डेटा में डिवाइड या मल्टीप्लीकेशन करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग को बोल क्या रखा है कि एम इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल विच इंप्लाइज दैट इफ ओरिजिनल वेरिएबल एक्स इज चेंज टू, अच्छा ठीक है, इम्पैक्ट होता है कि नहीं वही हमें बताना है। चलो हम अपना एक एग्जांपल लेते हैं, उससे तुम लोग को समझाएंगे। मान लो एक्स का वैल्यू है 8, 10, 12 और 10, ठीक है। तो इसका टोटल बोलो कितना आएगा, ম্যাম 30।
40 नहीं आएगा, मैम 40 होता 40 आएगा। ठीक है, तो x बार कितना आएगा, 40/4, 10। ठीक है, अच्छा अब हम ओरिजिनल डेटा में ओरिजिन चेंज करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ओरिजिन चेंज का प्लस भी हो सकता है माइनस, तो ओरिजिनल डेटा में हम प्लस करें, तो मैंने क्या प्लस किया, 2 लिया, मैंने स्मॉल डेटा लिया ताकि हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सके। तो इसको हम किसी एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं, हम ये लिख दिया y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लिखा। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लिखा है। तो अब y का वैल्यू क्या निकालोगे, तो x के साथ +2 करके, तो पहला y का वैल्यू कितना आ जाएगा, x में 10 तो ये 10। ठीक है, फिर उसके बाद 12, फिर 14 12 हम्म अब इसका टोटल करो फिर से, 10 10 10 40 40, और ये हो गया 4 5 6 7 8 48। ठीक है, हाँ, 48 हो रहा है। अब इसका एवरेज निकालो, तो 48 बाई क्या करोगे, 4, मैम तो कितना 12 आएगा, फिर 12 बाई। ठीक है, अब समझो यहाँ पर, तो हम लोग का जो ओरिजिनल डेटा था उसका एवरेज आया था 10। ठीक है, अब जब हम लोगों ने ओरिजिन चेंज किया बाय एडिंग 2, तो हम लोग का एवरेज आया 12। तो देखो एवरेज में भी कितने का चेंज दिखा, +2 का, बोलो एवरेज में भी तो +2 का ही चेंज दिखा। जब ओरिजिनल डेटा को +2 से चेंज किया तो एवरेज का आंसर में भी चेंज कितने का दिखा, +2 का। मतलब जितने से ओरिजिनल डेटा इंडिविजुअली चेंज होता है, एवरेज में भी एग्जैक्टली उतने का ही चेंज होता है। क्या ये ऐसा सभी में होगा, हाँ होगा, वही तो हम चेक करके दिखाएंगे। तो इसीलिए मैंने बोला कि उतना आसान नहीं कि हमारे एक चैप्टर में दिखा, इसमें समझ लो एक ही बात है। ठीक है, बाकी सब में यही चीज होता है। अब हम x-2 कर लेते हैं, या फिर x-5 कर लेते हैं, चलो ठीक है, x-5। तो बोलो पहला कितना हो जाएगा, 8-5 कितना आएगा, 3 10-5, 5 12-5, 7 और 5 10-5 5। अब ऐड करो, तो 5 5 10, 7 + 3 10, 10 10 20, 20/4 कितना आ जाएगा, 5 5। वैसे भी 5 ही आना चाहिए, क्योंकि अगर हम -5 कर रहे हैं तो ओरिजिनल जो मेरा एवरेज का आंसर है वो मेरा कितना होना चाहिए, वो भी मेरा 5 से कम होना चाहिए। तो 10 से 5 कम करोगे तो कितना आएगा, 5 तो यहाँ भी देखो कितने का इम्पैक्ट आया, 5 - 4। ठीक है, अच्छा अब तो ओरिजिन चेंज समझ में आया। जितने से ओरिजिन चेंज होगा डेटा का, मेन आंसर भी उतने से ही चेंज होगा। अब चेंज वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। क्लियर है, अब 2x निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, तो ओरिजिनल डेटा में 2 मल्टीप्लाई करो, तो 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16, 10 × 2 20, 12 × 2 24, 10 × 2 20, तो कितना हो जाएगा टोटल, 20 20 40 50 60 70 80। बोलो कितना आ रहा है, 80/4, 20 20। तो फिर ओरिजिनल डेटा में कितना चेंजेस देखने को मिला, कितना होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए, इंटू 2 होना चाहिए, और वही हो रहा है। देखो 10 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ही तो 20 आता है ना, तो इसमें भी उतने का चेंज हो गया। अच्छा अब अगर हम लोग x/2 करते हैं, ठीक है, तो x/2 किया, तो बोलो कितना कितना आ जाएगा, 4, ये कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ 6 और जाएगा 5 5। ठीक है, तो 5 + 5 10, 10 + 10 20 हो गया, तो 20/4 कितना आ जाएगा 5। और वैसे भी डिवाइड 2, तो ओरिजिनल आंसर के साथ क्या डिफरेंस होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 2 2 होने से जो होगा, तो 5 होगा, 5 आ गया। अब अगर दोनों चीज एक साथ हो, मतलब ओरिजिन और स्केल चेंज दोनों एक साथ हो, लाइक मैंने कर दिया 2x + 3। ठीक है, तो 2x + 3, इसमें से बोलो ओरिजिन चेंज कितना है और स्केल चेंज कितना है। तो स्केल चेंज में हम लोगों ने क्या यूज किया है, হচ্ছে চেঞ্জ অফ অরিজিন আর 2 ओरिजिन, और ইনটু इंटू হচ্ছে 2 है স্কেল स्केल चेंज। ठीक है, तो अब 8 × 2 16, 16 + 3 कितना हो जाएगा, 19 19, 10 + 2 20, 23, 12 +
12 इंटू 2 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा 27, 20 प्लस 3 23। तो बोलो टोटल कितना आ रहा है 72। 72 की 92 आ रहा है। ओ 92 में 92 आ रहा है, ठीक है। तो 92 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 23। 23, ठीक है। 23 आ रहा है। तो अब मुझे बोलो कि ये हम लोग का एक्चुअली होना कितना चाहिए। तो मेरा ओरिजिनल डेटा में मैंने क्या क्या चेंजेस किया है बोलो। मैंने इंटू 2 और प्लस 3। हाँ मतलब मेरा 2 इंटू 10 होगा, क्योंकि देखो मेरा एरिथमेटिक मीन से ही तो हम देख रहे हैं। जैसे 10 में 2 ऐड हुआ, 10 से -5 हुआ, 10 से इंटू 2 हुआ, तो मेरा ये x जो है वही मेरा x बार होगा। यहाँ पर जब हम लोग पुट कर रहे हैं तो 2 इंटू 10 और क्या करोगे प्लस प्लस क्या प्लस करोगे 3। 3, तो कितना आ जाएगा 23, ठीक है। अब अगर माइनस कर देते हो लाइक 2x माइनस 5 कर देते हो तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 5 कितना होगा 11। 11। अच्छा 10 इंटू 20 माइनस 5 15, 12 24 माइनस 5 21, 20 माइनस 5 15, 19 হবে ওটা। 24 माइनस 5। 24 माइनस 5 पता है 19, ठीक है। अच्छा तो 19 और ये 15 15 30 और ये 30 40 50 60 आ रहा है शायद हाँ मैम 60/4। हाँ कितना होगा 15, 15। ठीक है। तो अब ये आएगा कैसे, कैसे आया मतलब इसमें अगर इस चीज को हम लोग समझना चाहे तो मेरा ओरिजिनल डेटा में क्या इम्पैक्ट आएगा मेरा इंटू 2 ओरिजिनल। और -5। हाँ तो 2 इंटू करेंगे और -5 करेंगे तो 20 माइनस 5 15 ही आता है। तो इस चीज को बोलते हैं ओरिजिन चेंज, ठीक है। इसको भी बोलते हैं ओरिजिन चेंज। ये प्लस में ये माइनस में इसको बोलते हैं स्केल चेंज, ये इंटू में ये डिवाइडेड में, और इसको बोलते हैं दोनों मिला के चेंज करना, ठीक है। दोनों को मिला के चेंज किया हम लोगों ने। तो फिर हमारा जो ओरिजिनल आंसर है उसमें भी मतलब जो ओरिजिनल आंसर मतलब एम का, तो एम का आंसर भी उतने उतने से ही चेंज होता है। तो देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है एम इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल विच इम्प्लाइज, मतलब ओरिजिन चेंज और स्केल चेंज दोनों से इम्पैक्ट होता है, ठीक है। दैट इफ द ओरिजिनल वेरिएबल एक्स इज चेंज टू अनदर वेरिएबल वाई बाय इफेक्टिंग ए चेंज ऑफ ओरिजिन से ए एंड द स्केल से बी, अगर हम लोग स्केल चेंज भी कर रहे हैं ओरिजिन चेंज भी कर रहे हैं तो फिर अरिथमेटिक मीन ऑफ वाई इज गिवन बाय दिस वन, ठीक है। तो मतलब इसका मेन जो कंक्लूजन निकल के आया वो कुछ इस तरीके से होगा कि अगर हम लोग जैसे देखो मैंने यहाँ y लिखा है यहाँ z लिखा है ना, तो मान लो अगर सभी को हम लोग y लिख देते समझने के लिए, z और नहीं लिख रहे, मान लो ये भी हम लोगों ने एक y बनाया, ये एक दूसरा 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 y बनाया, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया कि हम लोग जब y बार निकाल रहे हैं तो वो कैसे हो रहा है, बोल रहा है कि हम लोग का देखो सिर्फ ओरिजिन चेंज स्केल चेंज हमें नहीं देता है, दोनों मिक्स्ड अप देता है। मतलब ये जो लास्ट का 2 इक्वेशन देख रहे हो वो देता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि मेरा यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा a प्लस बी एक्स बार, a प्लस बी एक्स बार। तो इसका मतलब समझ में आया कि नहीं हम देखते हैं, देखो समझा देते हैं y बार। तो मुझे बोलो y बार का आंसर कितना है, जैसे इस केस में y बार का आंसर कितना है 12, 12। इसमें इसमें कितना है 5, इसमें 20, इसमें 5, इसमें 23, इसमें 15, ठीक है। ये हर एक तो y बार का आंसर है। अब बोल रहे हैं y बार कैसे निकलेगा, तो देखो हम जैसे एंड वाला ले रहे हैं क्योंकि हमें स्केल और ओरिजिन चेंज दोनों को मिला के ही सीखना होता है, सिंगल सिंगल का कोई काम होता नहीं है नॉर्मली, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके से दिया हुआ है। तो y बार मेरा जैसे कि हम ये लास्ट का 2 दिखाते हैं, एक y बार मेरा 23 आया, ठीक है, और दूसरा y बार मेरा 15 आया। तो बोल रहे हैं ये कैसे निकाल सकते हो a प्लस बी एक्स बार करके। तो x बार तो हमें दोनों केसेस में पता है, बोलो x बार कितना है 10। ठीक है। x बार हम लोग का 10 है। अब यहाँ पर इंटू क्या करना है b इंटू करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर a कितना है, तो ये इक्वेशन में ये जो इक्वेशन दिख रहा है इसमें a कितना है, तो देखो जो Two. लीनियर इक्वेशन होता है ना, y ना, इक्वल टू three. a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x के साथ जो जुड़ा हुआ है वो b होता है, तो b कितना है, दोनों ही केस में b Two, कितना ma'am. है, 2 है, प्लस 2 है, Two. दोनों ही केस में प्लस 2 है b, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, ये 10 लिखा है। और एक केस में a कितना है, +3, और दूसरे वाले में -5. -5, ठीक है। पहले वाले में +3, दूसरे वाले में -5, ठीक है। अच्छा, और मैंने इंटू इधर लिखा बट 2 को इधर लिख दिया, तो ये इंटू यहाँ से हटा देते हैं। तो अब मेरा आंसर कितना आएगा, 3 + 20 यानी 23 आ गया, और इधर कितना आ जाएगा, -5 + 20 यानी 50। बोलो, ये इक्वेशन ऐसे बन रहा है, इसका मतलब समझ में आया कि चेंज ऑफ ओरिजिनल स्केल होने से तो हम लोग का जो भी इक्वेशन बन रहा है इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, जो कि हम लोग का y = a + bx फॉर्मेट में हम लोग बना रहे हैं। अब b प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, एक्चुअली प्लस ही लिखा जाता है। अब b का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, b पॉजिटिव भी हो सकता है, b नेगेटिव भी हो सकता है, बट लिखने को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो फिर इस केस में हम लोग ये बोलेंगे कि हम लोग का y बार का आंसर, मतलब जो हम लोग चेंज कर रहे हैं हमारे डेटा को, तो y बार का आंसर हमेशा हम लोग का क्या आएगा, x बार पुट करने से, और जो जो चेंज जिस तरीके से है वो पुट करने से आ जाएगा, जो कि यहाँ पर मैंने करके दिखाया। बोलो, ये बात क्लियर, हाँ मैम। है मैम। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अच्छा, इसमें एक लास्ट और बाकी है, ये हम लिखवा देते हैं, जो कि है हम लोग का कंबाइंड मीन। इसका फॉर्मूला लिख के रखो, कंबाइंड मीन और कंबाइंड मीन ही लिखो, कंबाइंड एरिथमेटिक मीन या मीन मैंने तो पहले ही बताया तुम लोग को, ठीक है। x बार c लिखना है, कंबाइंड है इसीलिए n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो n1 का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ग्रुप 1, ठीक है, इन ग्रुप 1 लिखना है, GR1 लिख दो, ठीक है। और N2 को लिखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ग्रुप 2, ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का। अच्छा, अब x1 बार का मतलब हो जाएगा, x बार का मतलब मीन होता है, मीन ऑफ ग्रुप 1, और x2 बार का मतलब हो जाएगा मीन ऑफ ग्रुप 2, और xc बार इसका मतलब होता है कंबाइंड मीन, ठीक है। अब ये कंबाइंड मीन का कंसेप्ट कब आता है, जब हमारे पास डेटा जो है वो 2 ग्रुप में होता है, तो हमें कंबाइंड मीन का कंसेप्ट जो है वो सीखना पड़ता है, ठीक है। तो आज तो जो है टाइम हम लोग का और नहीं बच रहा है, ठीक है, फिर इवनिंग में भी क्लास है, तो ये लिखा हुआ रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बाकी जो है वो करेंगे, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। बाय मैम।